हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जो आज क्लास लेके आया हूं आपके लिए वो होगी आपके उत्तराखंड के इतिहास पर। और उत्तराखंड के इतिहास में जो टॉपिक हमने शुरू कर रखा था, आपका आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वो था आपका कुमाऊं का चंद वंश। कुमाऊं के चंद वंश में हम जिसका अध्ययन कर रहे थे, हम जिससे पहले हमने अध्ययन कर लिया था, वो था आपका आत्मचंद और पूर्णचंद। उसके बाद जो आपका टॉपिक हुआ था, जो आपका राजा हुआ था चंद वंश का, वो था आपका इंद्रचंद। तो इंद्रचंद के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे इसके बारे में कि इसका साम्राज्य जो है इतना फेमस क्यों हुआ, इतिहास में इसके बारे में क्या क्या जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसे जो है इतिहासकारों ने इसे एक घमंडी राजा क्यों कहा, और इसके शासन काल में आय जो है चंद्र वंश की जो है आय कैसे बढ़ गई थी, क्या कारण आय बढ़ने के रहे थे। तो ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कुमाऊं के चंद वंश का इंद्रचंद। ठीक है जी। इंद्रचंद का जो शासन काल रहा वो आपका 758 ईस्वी से 778 ईस्वी तक का शासन काल जो है वो इंद्रचंद का रहा। ठीक है जी। इसका शासन काल इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि इसके समय चंद वंश की जो आय थी वो बढ़ गई थी, दो गुनी हो गई थी। ठीक है जी। वो दोगुनी इस वजह से हो गई थी क्योंकि इसके शासन काल में जो है वो आपका रेशम उत्पादन है जो वो बढ़ गया था। इसने अपने साम्राज्य में रेशम उत्पादन का जो है कार्य जो है वो शुरू किया था, और इसने एक कारखाना भी स्थापित किया था अपने साम्राज्य के में रहते हुए, जो है आपका अंग्रेजी शासन काल तक इसका वो कारखाना रहा था। तो आसान से शब्दों में कहे तो इसके शासनकाल में रेशम उत्पादन बढ़ गया था। व्यापारिक मार्ग जो है नेपाल के जरिए चीन से होने लगा था, जिसके कारण इसके साम्राज्य की आय बढ़ गई थी। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, जो इसके शासन काल में जो रेशम बुनने वाले थे, बुनकर थे, उन्हें पटुए कहा जाता था। ठीक है जी। और एक और जो है मजेदार बात आपको बताऊं मैं, इसके साम्राज्य में जो है वो आपका झूठी खबर फैलाने पर जो है एक प्रथा थी, चलती थी कि जितनी भी ज्यादा शहर में झूठी खबर फैलाई जाएगी, जो रेशम का रंग होगा वो पक्का होगा और बेहतरीन तरह से निखर के आएगा रेशम का रंग, जितनी भी झूठी खबर फैलाई जाती है। तो झूठी खबर फैलाने वाले को जो है इसमें पटरंग वाली कहा जाता था, यानी कि जो शहर में झूठी खबर फैलाती थी उसे पटरंग वाली कहा जाता था। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, नोट्स भी हम जो है साथ में ही बनाते चलेंगे। बाद में का कोई हम वो नहीं रखेंगे कि बाद में लिख लेंगे, नहीं। जो काम हमें करना चाहिए अभी के साथ ही अपना निपटाते चलेंगे। ठीक है जी। 5-6 बुक से आपके नोट्स बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक बुक से नोट्स बने हुए हैं। बस आपका ख्याल होगा कि आपको नोट्स लिखने हैं, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सेंड करने से आप उन्हें याद नहीं करते, आप निकलवा के उन्हें बाइंड करवा के रख लेते हैं। अगर आप खुद से नोट्स लिखेंगे तो बाकायदा आप उन्हें याद भी करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे भी और समझेंगे भी। क्योंकि जो पहले हमारे टीचर थे वो कहा करते थे, जो चीज लिखकर याद की जाती है वो बहुत जल्दी से उस चीज को याद कर लेता है इंसान। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप नोट्स लिखिए, मैं आपको लिखवाऊंगा। ऐसा नहीं है केवल मैं आपको इस तरह बोर्ड पे समझा दूंगा कि इस ये शासन काल ये इम्पोर्टेंट रहा। नहीं, आपको अपने हाथ से वो चीज लिखनी है नोटबुक में। और 2026 को ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए तो बहुत सी वैकेंसी है आपके, यूके पीसीएस की भी निकलने वाली है शायद, और ग्रुप सी और डी की भी वैकेंसी निकलने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी से आपको तैयारी जो है बेहतरीन करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि आपके रिवीजन के टाइम पे हम जो है एक आधा पॉइंट लिख लेंगे, नहीं सर। आपको अभी लिखना है, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। वो एक शायरी है ना कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। तो वही होगा फिर आपका, आप टाइम नहीं रहेगा आपके पास, तो आप कैसे फिर मैनेज करेंगे सब कुछ। नोट्स लिखेंगे आप या फिर आप जो है उसके याद करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए, जितना समझाया उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, इसके समय उत्तराखंड में ये आप क्या करेंगे, इंद्रचंद हेडिंग डाल लेंगे ऐसे, और उसके नीचे एक पहला पॉइंट लिखेंगे आप यहां पे ऐसे करके, और उसमें लिखे आप, इसके समय उत्तराखंड में रेशम उत्पादन व निर्यात अधिक हुआ। इसके समय उत्तराखंड में रेशम का उत्पाद और निर्यात अधिक हुआ। दूसरा पॉइंट लिखे, इसने नेपाल के
इसने नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए। इसने नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट लिखे आप इसमें, इसने रेशम का कारखाना स्थापित किया था। जो मैंने आपको बताया था कि इसने एक रेशम का कारखाना है जो वो स्थापित किया था, जो कि अंग्रेजी शासनकाल तक रहा। ठीक है जी। तो यही पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको लिखे इसमें, इसने रेशम का कारखाना स्थापित किया था जो अंग्रेजी शासनकाल तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, रेशम के उत्पादन व व्यापार से, रेशम के उत्पादन व व्यापार से, रेशम के उत्पादन व व्यापार से चंद राज्य की आय में वृद्धि हुई। चंद राज्य की आय में वृद्धि हुई। चंद राज्य की आय में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, रेशम बुनने का कार्य, रेशम बुनने का कार्य, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ये देखें आप, रेशम बुनने का कार्य पटुए करते थे। रेशम बुनने का कार्य पटुए करते थे। ये इसी में लिखे आप, ये कुछ रेशम को सफेद रखते, ये कुछ रेशम को सफेद रखते और कुछ को बाकी रंग से रंग देते, बाकी को रंग देते। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, रेशम रंगते समय, रेशम रंगते समय, रेशम रंगते समय कोई झूठी खबर, रेशम रंगते समय कोई झूठी खबर फैलाता था। रेशम रंगते समय कोई नगर में झूठी खबर फैलाता था, फैलाता था। इसी में लिखे आप, पटुए कहते हैं, पटुए कहते हैं। पटुए कौन थे आपके, जो रेशम को बुनने का कार्य करते थे। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि पटुए कहते थे, पटुए कहते थे कि झूठी खबर फैलाने से, झूठी खबर फैलाने से रेशम का रंग पक्का व सुंदर, रेशम का रंग पक्का व सुंदर होता था। रेशम का रंग पक्का व सुंदर होता था। पटुए कहते हैं कि, यानी कि पटुओं का ही मानना था कि जो थे आपके, वो रेशम को जो बुनते थे पटुए, उनका ये मानना था कि अगर आप शहर में झूठी खबर फैलाएंगे तो जो है रेशम का रंग पक्का भी होगा और सुंदर भी होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, झूठी खबर फैलाने वाली को या झूठी खबर फैलाने वाले को, एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि इंद्रचंद के समय शहर में झूठी खबर फैलाने वाले को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे देगा आपको और आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, पटरन वाली। तो आप लिखे, ये पूरा पॉइंट लिखे आप, झूठी खबर फैलाने वाले को पटरंग वाली कहा जाता था, पटरंग वाली कहा जाता था। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होके आप इसमें लिख सकते हैं, जो मैं आपका ये पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है जी। इसे लिखे आप, इसके राज्य में, इसके राज्य में सोंगजांग, चीनी नाम है आपका ये, इसके राज्य में सोंगजांग, सोंगजांग गापो, इसके राज्य में, ये चीनी नाम है आपका। ठीक है जी। इसके राज्य में सोंगजांग गापो की रानी, सोंगजांग गापो की रानी 7वीं शताब्दी में रेशम के कीड़े को चीन से लाई थी। ठीक है जी। क्या लिखवाया मैंने आपको, इसके राज्य में, पॉइंट पे ध्यान दें आप, इसके राज्य में सोंगजांग गापो की रानी, गापो की रानी
सातवीं शताब्दी में, सातवीं शताब्दी में रेशम के कीड़े को, रेशम के कीड़े को कहां से लाई थी आपका? चीन से लाई थी। ठीक है जी, कहां से लाई थी? चीन से लाई थी। तो एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, आपको ये नाम दे देगा सोंग जांग गापो, वो पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो इंद्रचंद का जो है, इंद्रचंद का नाम दे देगा और बाकी चंद राजाओं का जो है नाम दे देगा। वो पूछ लेगा ये किससे संबंधित है, किसके शासन काल में रेशम के कीड़े को जो है वो कुमाऊं में लाई थी, तो वो होगा आपका इंद्रचंद। ठीक है जी। या आपको, या आपसे एग्जामिनर कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि सातवीं शताब्दी में, सातवीं शताब्दी में निम्न में से कौन रेशम के कीड़े को कुमाऊं में लाया था? ठीक है जी। तो कौन लाया था आपका? वो लाया था आपका सोंग जांग गापो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें। अब इंद्रचंद बहुत घमंडी था, जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था या समझा था आपको कि इंद्रचंद जो राजा था चंद वंश का, ये बहुत घमंडी था। कुछ तो दौलत का नशा इस पे छा गया था, क्योंकि इसके शासन काल में है जो वो दौलत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी रेशम के उत्पादन से, तो कुछ दौलत आ गया था। और कुछ ये जो है जो अपने आप को वो कहते हैं कि भगवान इंद्र के समान ही अपने आप को समझने लगा था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें। इंद्रचंद बहुत घमंडी राजा था, जो स्वयं को, जो स्वयं को, जो स्वयं को इंद्र के समान समझता था, जो स्वयं को इंद्र के समान समझता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें। अब इंद्रचंद के बाद, इंद्रचंद के बाद, इंद्रचंद के बाद, इंद्रचंद के बाद संसार चंद, इंद्रचंद के बाद संसार चंद, संसार चंद, संसार चंद, सुधार चंद, सुधार चंद और आपका हरिचंद, हरिचंद। इंद्रचंद के बाद संसार चंद, सुधार चंद, हरिचंद गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। अब जो मैं आपको ये बात समझा देना चाहता हूं, हमारे लिए जो इतिहास में संसार चंद का इतिहास हमें नहीं मिलता इसके बारे में, और सुधार चंद के बारे में भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतिहास में इतना कुछ इनका योगदान नहीं रहा। हरिचंद के बारे में भी हम इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट हम आएंगे वीणाचंद। वीणाचंद के बारे में कुछ ऐसी चीज है जो हमें पढ़नी चाहिए, जो इतिहासकारों ने में लिखी है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट राजा जो आपका होगा, जिसपे हम डायरेक्ट बात करेंगे बीच में इन दोनों राजाओं को छोड़कर, वो होगा आपका वीणाचंद। ठीक है जी। तो आप चंद वंश के, इंद्रचंद के बाद जो आप राजा लिखेंगे वो लिखेंगे आप वीणाचंद। ठीक है जी। वीणाचंद का जो शासन काल रहा आपका, वो रहा आपका 856 से, 856 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक। ठीक है जी। 869 तक। ठीक है जी। इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं ये क्या था। ये एक बहुत आलकसी राजा था, विलासी राजा था। ठीक है जी। और वीणाचंद की जो मृत्यु के बाद जो है वो खसों ने शासन संभाला था। लगभग 200 साल जो है खसों ने अपना जो है वो शासन भार संभाला। और खसों का जो है इतिहास हम नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्होंने जो है जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। उन्होंने अपने शासन काल में जो है प्रजा का कोई भी ख्याल नहीं रखा, बहुत ज्यादा अत्याचार किया, इसलिए 200 साल तक से भी कम उनका शासन काल रहा। और खसों का शासन जो है लोकप्रिय भी नहीं था। इसके शासन काल में जनता पर बहुत उत्पीड़न किया जाता था। ठीक है जी। खसों के जो शासन काल था, जो वीणाचंद पर जो गद्दी छीनी थी इसकी, खसों ने जो है 200 साल शासन किया आपका, 200 साल जो है वो शासन किया। और 200 साल में इसके 15 राजाओं ने, ठीक है जी, कितने राजाओं ने? 200 साल में इसके 15 राजाओं ने शासन किया। किसके? खसों के। कभी आप जो है वीणाचंद के समझ लो, खसों के बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसके शासन काल में वो हुआ था। तो इसमें एक दो पॉइंट अगर आप लिखना चाहे तो लिख ले। मेरे ख्याल से ये इतना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। खसों के एक पॉइंट इसमें लिख ले आप, ये एक पॉइंट लिख ले आप इसमें, फिर भी जो कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये पॉइंट इसमें लिख ले आप। इसे विलासी राजा भी कहा जाता था, वीणाचंद को है इसे
विलासी राजा भी कहा जाता था। इसके समय खस जातियों का प्रभुत्व बढ़ गया था। इसके समय खस जातियों का प्रभुत्व बढ़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, वीणाचंद की कोई संतान नहीं थी। वीणाचंद की कोई संतान नहीं थी। ठीक है जी, इसका कोई भी पुत्र नहीं था, ना कोई पुत्री थी, अकेला था बेचारा और ऐसे ही चला गया, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वीणाचंद के बाद जो है चंदवंश समाप्त हो गया, नहीं सर। चंदवंश के जो वीणाचंद के बाद चंदवंश का राजा हुआ, उसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे और बहुत ही जो है बहुत बढ़िया बढ़िया और बड़े ही प्रशंसा वाले जो राजा हुए वो इनके बाद हुए, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप लिखे, वीणाचंद की कोई संतान नहीं थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, खसों का शासन लोकप्रिय नहीं था। या ये पॉइंट पहले आप लिख ले कि वीणाचंद की मृत्यु के बाद, वीणाचंद की मृत्यु के बाद खसों ने कुमाऊं पर 200 साल तक राज किया। वीणाचंद की मृत्यु के बाद खसों ने कुमाऊं पर 200 साल राज किया। फिर लिखे आप इसमें, खसों का कोई भी शासन लोकप्रिय नहीं हुआ। खसों का शासन लोकप्रिय नहीं हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ये लिखना चाहे तो लिख ले, खसों ने 200 साल राज किया, जिसमें से और 15 राजाओं ने उसके शासन किया। ठीक है जी, अगर आप लिखना चाहे लिख ले। एक पॉइंट है जो आपका वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख ले आप इसमें, लास्ट पॉइंट है इसका, वो लिखे आप, खसों के कालखंड को, यानी कि खसों ने जब शासन किया उत्तराखंड पे 200 साल, उसे एक नाम दिया गया। वो क्या नाम दिया गया वो आप लिख ले इसमें, खसों के कालखंड को खसिया राज कहा जाता है। खसिया राज कहा जाता है। तो अभी तक हमने जो है वो आपका वीणाचंद देख लिया। इसके बाद जो है हम बात करेंगे नानकी चंद की। ठीक है जी, यह भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक राजा के लिए हम बढ़ते जा रहे हैं और जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी को नोट कर रहे हैं, बाकी को किसी को नहीं। आप अब जो नेक्स्ट राजा लिखेंगे आप, वो लिखेंगे आप नानकी चंद। ठीक है जी, नानकी चंद। ऐसा नहीं है नानकी चंद से पहले कोई राजा नहीं हुआ, राजा हुआ नानकी चंद से पहले जो वीर चंद हुआ था, जो 1065 से आपका 1080 तक रहा। लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो नानकी चंद है। इससे हम आगे कनेक्टिविटी अपनी बनाएंगे पढ़ने की। तो इसका शासनकाल आपका 1177 से 1195 ईस्वी। ठीक है जी, यहां तक रहा। तो आप हेडिंग लिखेंगे नानकी चंद। ठीक है, और नानकी चंद के बारे में लिखे आप इसमें, इसके काल में नेपाल के राजा, इसके काल में नेपाल के राजा, इसके काल में नेपाल के राजा अशोक चल ने 1191 में, इसके शासनकाल में नेपाल के राजा अशोक चल ने 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें लिखे आप इसकी दूसरा पॉइंट, इसकी जानकारी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। इसकी जानकारी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। ठीक है जी। नानकी चंद में इतना ही था, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी कि चंद्रवंश के किस शासनकाल के समय जो है वो अशोक चल का आक्रमण हुआ था, और या पूछ लेता है कि इसकी जो जानकारी है हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। अब आते हैं आपके जो इस वंश का इंपॉर्टेंट राजा होता है, जिसे संस्थापक को लेकर काफी मतभेद है, थोहर चंद। ठीक है जी। थोहर चंद के बारे में हम बात करें, इसका जो शासनकाल रहा आपका वो 1261 से 1275 ईस्वी। ठीक है जी, 1261 से 1275 ईस्वी तक जो है वो शासनकाल इसका रहा। तो
तो कुछ इतिहासकार जो है संस्थापक थोरचंद को मानते हैं, और कुछ जो इतिहासकार है वो चंद वंश का जो संस्थापक है वो थोरचंद को मानते हैं, और कुछ आपके सोमचंद को संस्थापक मानते हैं। तो जो थोरचंद को संस्थापक मानते हैं उन्हीं के लिए पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें। तो आप लिखेंगे हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी डैश डब्ल्यू फ्रेजर, हर्षदेव जोशी डैश डब्ल्यू फ्रेजर डैश फ्रांसीसी हैमिल्टन, फ्रांसीसी हैमिल्टन और यशवंत सिंह ने चंद वंश का संस्थापक, यशवंत सिंह ने चंद वंश का संस्थापक, चंद वंश का संस्थापक, चंद वंश का संस्थापक थोरचंद को माना है, थोरचंद को माना है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, यह चंद वंश का, यह चंद वंश का 23वां शासक था, यह चंद वंश का 23वां शासक था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, गड्डसारी ताम्रपत्र, गड्डसारी ताम्रपत्र थोरचंद का है, थोरचंद का है। जो लोहा घाट, जो लोहा घाट, जो लोहा घाट ब्रैकेट में कर लेना चंपावत, जो लोहा घाट चंपावत से प्राप्त हुआ है, चंपावत से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें अब, चंद वंश, चंद राजवंश की सीरा प्राप्ति में, चंद राजवंश की, चंद राजवंश की सीरा प्राप्ति में या सीरा प्रति में करना, सॉरी उसके लिए सीरा प्रति, चंद वंश की सीरा प्रति में, चंद वंश की या चंद राजवंश की सीरा प्रति में थोरचंद का उल्लेख, थोरचंद का उल्लेख थावर अभयचंद के रूप में हुआ है, थावर अभयचंद के रूप में हुआ है, थावर अभयचंद के रूप में हुआ है। जो इनकी सीरा प्राप्ति है चंद राजवंश की जो है प्रति है, सॉरी चंद वंश की जो सीरा प्रति है उसमें जो है थोरचंद का उल्लेख किस नाम से हुआ है, थावर अभयचंद के नाम से इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है जी। तो अब आप लिखे, नेक्स्ट राजा है जो आपका वो त्रिलोक चंद है। त्रिलोक चंद के बारे में मैं आपको बता दूं, इसने 6 खाता नैनीताल 60 झीलों को विजिट किया था। ठीक है जी। और इसने भीमताल में एक किला बनवाया था जो है बड़ा मशहूर किला हुआ वो आपका। और इसने जो तीसरा पॉइंट है इसका वो होगा आपका, त्रिलोक चंद के बाद जो है धर्मचंद और डमरू चंद का जो शासनकाल रहा था। ठीक है जी। हम इन दोनों को छोड़कर सीधा बात करेंगे आपके अभयचंद पर। ठीक है जी। अभयचंद का जिक्र इसमें हुआ है क्योंकि आपका सिराप्रति कहती है कि थावर जो थोरचंद था जो थावर अभयचंद के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभयचंद एक दूसरा राजा हुआ इन्हीं का ही, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इतिहास में उसके बारे में क्या उल्लेख मिलता है। तो आप हेडिंग डालें अब, ये हमारा लास्ट राजा है आज के लिए, कल हम फिर दूसरे राजे के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो आपका आखिरी राजा होगा वो होगा आपका अभयचंद। ठीक है जी। इसका जो शासन काल हुआ आपका वो हुआ आपका 1344 से 1377 ईस्वी, 1344 से 1374 ईस्वी। ठीक है जी। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, आखिर इसका उल्लेख जो है इतिहासकारों में कैसे किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा समझने के लिए आप समझेंगे इसमें। जो आपका चंद वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है आपका वो राजा अभयचंद का ही है। ठीक है जी। जो चंद वंश में सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिलता है वो आपका अभयचंद का मिलता है आपको, और जिसकी भाषा कुमाऊनी भाषा में उसे लिखा गया है। और 1317 में राजा अभयचंद द्वारा ये उत्तीर्ण करवाया गया था। यह चंद वंश का पहला शासक है
जिसकी जानकारी उसी के अभिलेख से मिलती है। यानी कि मेरे ख्याल से बताया गया कि 1317 में इसने पुरातन अभिलेख जो उत्कीर्ण करवाया था अपने बचपने के टाइम में हुआ होगा या इसकी पैदाइश के टाइम पर, तो इसका उल्लेख ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसका जानकारी हमें इसी के अभिलेख से मिलती है। ठीक है जी, चंद वंश का एकमात्र ही ऐसा राजा है। ठीक है, और जो है अभयचंद के बारे में बताया जाता है कि इसने 1360 ईस्वी में मानेसर मंदिर जो है चंपावत में है, इसमें भित्ति अभिलेख खुदवाया था। ठीक है जी, 1360 ईस्वी में जो है मानेसर जो का मंदिर है जो चंपावत में, उसमें इसने भित्ति अभिलेख खुदवाया था। और इसकी जो खोज की है भित्ति अभिलेख की वो डॉक्टर राम सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है जी, किसने की थी अभिलेख इसकी खोज? डॉक्टर राम सिंह द्वारा। तो चले इसके बारे में थोड़ा एक एक पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। आपका पहला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें लिखे आप चंद वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख। चंद वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अभयचंद का है। अभयचंद का है। अभयचंद का है। दूसरा लिखे आप चंद वंश का पुरातन अभिलेख। चंद वंश का पुरातन अभिलेख 1317 ईस्वी में अभयचंद द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। उत्कीर्ण कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप जिसकी भाषा कुमाऊनी है। जिसकी भाषा कुमाऊनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप यह चंद वंश का पहला ऐसा शासक है। यह चंद वंश का पहला ऐसा शासक है जिसकी जानकारी उसी के अभिलेख से प्राप्त होती है। जिसकी जानकारी उसी के अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप अभयचंद ने 1360 ईस्वी में अभयचंद ने 1360 ईस्वी में मानेसर मंदिर अभयचंद ने 1360 ईस्वी में मानेसर मंदिर चंपावत में भित्ति अभिलेख खुदवाया था। भित्ति अभिलेख खुदवाया था। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप भित्ति अभिलेख की खोज। भित्ति अभिलेख की खोज डॉक्टर राम सिंह द्वारा की गई। डॉक्टर राम सिंह द्वारा की गई। भित्ति अभिलेख की खोज डॉक्टर राम सिंह द्वारा की गई। यह अभिलेख नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट यह अभिलेख पुत्र प्राप्ति की खुशी में खुदवाया गया था। पुत्र प्राप्ति की खुशी में खुदवाया गया था। जैसे आपने देखा होगा आजकल मिठाइयाँ बांटी जाती है या मुसलमानों में है जो हकीका किया जाता है, उसी तरह से जब आपका अभयचंद के जो है पुत्र हुआ तो इसने 1360 ईस्वी में है आपका भित्ति अभिलेख जो है वो खुदवाया था। और वो खुदवाया था किसकी खुशी में? पुत्र प्राप्ति की खुशी में इसने वो अभिलेख खुदवाया था। ठीक है जी। अब आपका जो है हम जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, आप केवल हेडिंग डालकर छोड़ सकते हैं, वो आपका राजा होगा, आपका नेक्स्ट जो राजा होगा गरुड़ ज्ञानचंद। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट राजा होने वाला है, क्योंकि इस अकेले से जो है बहुत ज्यादा प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये आपको लिखना भी चाहिए, नोट भी करना चाहिए। और इसका जो टाइम पीरियड होगा आपका वो 1374 ईस्वी से आपका वो होगा आपका 1419। यहां आप देख सकते हैं कि इसका शासनकाल जो है काफी लंबा रहा। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।